हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। तो आज होगा हमारा क्लास 7th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का अध्याय 5। कौन सा अध्याय? अध्याय 5। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो अध्याय 5 है, यानी इसमें जो अध्याय का नाम है वो हमारा है जल यानी वाटर। आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपको एनसीईआरटी हर हाल में आना ही चाहिए, तब जाकर के आप किसी भी एग्जाम्स को आसानी से करेक्ट करेंगे। चलिए, ये हमारा चैप्टर का नाम है जल। जल, सबसे पहले हम इस जल को देखें तो जल जो है वो इसमें क्या क्या होता है, जल के साथ क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि सूर्य की प्रकाश में वाष्पित होता है। सही बात है, हमने अपने अगल बगल में देखा है, ये अगर यहाँ जल जमा हुआ है तो सूर्य की किरणें पड़ने के बाद जो है ये जल वाष्पित होकर के ऊपर चला जाता है। अब है कि ठंडा, संघनित होकर बादल बनता है। ठंडा यानी संघनित होकर के क्या बनता है? बादल बनता है। हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे आगे। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। हमारी पृथ्वी कैसा है? एक थलशाला के समान है। अब आता है कि थलशाला क्या है। तो थलशाला यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। यानी एक छोटा सा घर, यानी कृत्रिम रूप से हम जो उस घर में पौधे रखते हैं उसी को हम थलशाला बोलते हैं। देखिए, ये जो चित्र है हमारा, ये चित्र है हमारा जल चक्र का। किसका? जल चक्र का। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। देखिए, ये है जल चक्र। इसमें क्या होता है, इस जल चक्र में ये देखिए, ये यहाँ पानी है, ये जो है हमारा क्या है? जल है। सूरज की किरणें पड़ने के बाद ये हमारा सूरज है, ठीक है, ये हमारा सूरज है। यहाँ से सूरज की किरणें जो है यहाँ पड़ी, यहाँ का तालाब पर डायरेक्ट यहाँ। तो ये जल जो है वाष्प बन के ऊपर गया, वाष्प बन के ऊपर गया, यानी ये जो वाष्पीकरण लिखा हुआ है। ऊपर जाने के बाद इसमें संघनन की प्रक्रिया हुई। कौन सा प्रक्रिया? संघनन की प्रक्रिया हुई और वो बादल का रूप धारण किया। जब बादल का रूप धारण किया तो संघनित होने के बाद बहुत सारे बूंदे इकट्ठा होती है, तो वो बरसन का रूप धारण करके फिर पानी बरसता है। पानी बरसता है तो वह बह करके पहाड़ी पर आता है, मैदानी भाग में आता है, तो फिर बह करके तालाब में इकट्ठा होता है, या फिर कहीं गड्ढे वाले जगह पर इकट्ठा होता है, या फिर नदी में बह जाता है, या फिर समुद्रों में बह करके चला जाता है। तो ये प्रक्रिया सतत यानी लगातार चलता रहता है। बारिश हुआ, फिर इकट्ठा हुआ, फिर वाष्पन की क्रिया हुई, फिर से संघनन की क्रिया हुई, फिर बादल बना और फिर बारिश हुई। तो ये प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है हमारा अलवण जल के स्रोत। अब बारिश तो हो गया, अब इसमें दो प्रकार के जल होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक अलवण जल, दूसरा लवणीय जल। तो अलवण जल का स्रोत की बात किया जाए तो नदी है, ताल है, सोते हैं, हिमनद है। ये सभी जो है हमारा अलवण जल के स्रोत हैं। अब हम लवणीय जल की बात करें, लवणीय जल महासागरों में, समुद्रों में, ये सभी जगहों पर यानी महासागरों में, समुद्रों में जो जल मिलता है वो हमारा लवणीय जल होता है। इनमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड होता है, यानी NaCl की मात्रा होती है, NaCl की मात्रा होती है, इसलिए इसमें लवणता पाया जाता है। अब है लवणीय जल है तो लवणता आया, तो लवणता कहते किसको हैं? देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लवणता। लवणता 1000 ग्राम जल में नमक की मात्रा को ही हम लवणता कहते हैं। 1000 ग्राम जल है, उसमें जितना भी नमक है उसको हम लवणता कहेंगे। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इजराइल का मृत सागर 340 प्रति लीटर लवणता है। यानी सिंपल सा चीज अगर समझ लीजिए, ये 1000 ग्राम जो है हमारा जल है, समुद्री जल है, इसका अगर 35 भाग या 35% नमक है, NaCl है, तो वो लवणता है। और सबसे अधिक बात किया जाए तो 340, कितना? 340 जो है इजराइल का मृत सागर जो है उसमें लवणता पाया जाता है। अब है हमारा जल का वितरण। देखिए कि जल का वितरण होता कैसे है। जल का वितरण, वितरण का मतलब होता है बांटना, बांटना। तो जल जो है हमारा 3/4
4 भाग जल है, यानी ये हमारा पृथ्वी है, इसका 3/4 भाग जो है हमारा क्या है, जल है। जैसे एक तरह से मोटे तौर पे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इधर वाले भाग में जल है और इधर वाले भाग में स्थल है। अब जल का वितरण जो है, जल को बांटा जाए तो 3/4 भाग तो है, अब उसमें देखेंगे कि कितना प्रतिशत कहाँ कहाँ हमारा जल है। तो सबसे पहले आता है महासागर, जिसमें सबसे अधिक जल है, 97.3%, कितना है, 97.3% है। बर्फ छत्रक के रूप में 2.3%, यानी 2.3% जो है बर्फ छत्रक के रूप में है। देखिए ये सभी एक एक पॉइंट जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट मैंने उठाया है। भूमिगत जल 0.68%, भूमिगत जल कितना है, 0.68%। झीलों का अलवण जल 0.009% है, यानी झील में जो अलवण जल है वो कितना है, 0.009% है। स्थलीय समुद्र में नमकीन झीलें जो है वो भी है 0.009 है। वायुमंडल में भी जल की मात्रा है, तो वायुमंडल में जो जल की मात्रा है वो है 0.0019% है। अब नदियों की बात किया जाए तो ये है 0.0001%, यानी 0.301। अब ये हमारा था जल का वितरण, इसको याद रखना है कि किस तरह से जल हमारा बटा हुआ है। अब है नोट देखते हैं, तो इसमें है कि जल हमारा बहुमूल्य संसाधन है, बर्बाद ना करें। क्या लिखा गया है कि जल हमारा बहुमूल्य संसाधन है, इसे बर्बाद ना करें, यानी हमको इससे शिक्षा यही मिल रहा है, एनसीईआरटी का लाइन है कि जल जो है सीमित मात्रा में इसको बर्बाद नहीं करना है। अब विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। महासागरीय परिसंचरण, क्या आ गया, महासागरीय परिसंचरण। अब हम देखेंगे कि ये जो महासागरीय परिसंचरण है वो किस प्रकार का है। तो हम इसमें देखें तो महासागरीय परिसंचरण जो है हमेशा गतिमान होता है। कैसा होता है, हमेशा गतिमान होता है। अब महासागरीय परिसंचरण के हम प्रकार की बात करें तो ये प्रकार की अगर बात करते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा तरंग, दूसरा होता है हमारा ज्वार भाटा, तीसरा होता है हमारा धाराएं। अगर आपसे पूछा जाए कि महासागरीय परिसंचरण जो है कितने प्रकार का होता है, तो इसका जवाब आ जाना चाहिए एक बार में कि 3। नंबर 1 तरंगे, दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा धाराएं। तो अब हम इसमें समझेंगे सबसे पहले तरंग को, कि तरंग होता क्या है। देखिए ये हमारा तरंग है, क्या है, तरंग है। महासागरीय सतह पर जल का लगातार उठना और गिरना रहता, यानी उठता और गिरता रहता है, तो इन्हें हम तरंग कहते हैं। सिंपल सा चीज है, ये हमारा महासागरीय सतह है। ये जो जल का ऊपर उठना और ये जल का नीचे गिरना, यही हमारा क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी तेज पवन तरंग उतनी बड़ी होगी, यानी जितना पवन तेज होगा उतना तरंग उतना बड़ा होगा। अगर हवा का पवन का स्पीड ज्यादा है तो तरंग जो है ऊपर नीचे देखिए इस तरह से ज्यादा मात्रा में होगा, अगर कम है तो कम मात्रा में होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कि विशाल तरंग को सुनामी कहते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विशाल तरंगों को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब इसमें आगे हमारा देखा जाए, सबसे अब आता है सुनामी की बातें, कि सुनामी कहते किसको हैं। देखिए ये क्या है, सुनामी समुद्र के भीतर या उसके पास अचानक आने वाले भूकंपों, बड़े भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल और विनाशकारी समुद्री लहरों की एक श्रृंखला है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। ये देखिए हमारा समुद्र है, ये समुद्र है, क्या है, और इसके बगल में भूकंप आ गया या समुद्र में भूकंप आ गया तो ये हिलाएगा पानी को जरूरत से ज्यादा है, तो वो क्या है, एक सुनामी का रूप धारण करेगा। या भूस्खलन हो जाता है या फिर यहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, उससे भी हमारा सुनामी आता है। अब सुनामी की बात देखा जाए तो जापानी भाषा का एक शब्द है सुनामी। किसका, जापानी भाषा, ये याद रखना, ये VVI है, ये VVI है ना, कि जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पोताश्रय तरंगे। क्या होता है, पोताश्रय तरंगे। 26 दिसंबर 2004 को विनाशकारी भूकंप आया था, सॉरी विनाशकारी सुनामी आया था। कब, ये याद रखना है, 26 दिसंबर 2004 को। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रभावित
भारतीय राज्य क्या है? प्रभावित भारतीय राज्य। ये जो 26 दिसंबर 2004 को विनाशकारी सुनामी आया था, उससे प्रभावित होने वाले भारतीय राज्य कौन कौन थे? वो था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ये 3 राज्य हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ये 3 राज्य जो है सबसे अधिक हमारा प्रभावित हुआ था, इसको याद रखना। ये इसमें देश देखा जाए तो अन्य देश से भी प्रभावित हुई थी सबसे ज़्यादा, लेकिन मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ, तो भारत में जो है 3 स्टेट केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश प्रभावित हुआ था। अब आता है हमारा ज्वार भाटा, कि ज्वार भाटा कहते किसको हैं? ज्वार भाटा कहते किसको हैं? तो मैंने पहले पढ़ा है कि जल का उठना और गिरना यही ज्वार भाटा है। तो देखिए, जल का उठना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है, और जल का गिरना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। अब हम देखते हैं ऊपर थोड़ा सा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सिंपल सा चीज है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। याद रखना है किसकी वजह से? सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। चलिए अब हम इसमें देखते हैं आगे। तो जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। अब अगला पॉइंट है इसमें हमारा कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होती है, तब उच्चतम ज्वार आता है। यानी सबसे ज्यादा उच्च ज्वार आएगा कब? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक लाइन में हो, एक सीध में हो, तब जो है उच्च ज्वार आता है। उच्च ज्वार आता है। चंद्रमा अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, तो निम्न ज्वार भाटा आता है। अब उच्च ज्वार का फायदा देख लेते हैं, नुकसान तो होता ही है, फायदा भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नौ संचालन में सहायक होता है। ये क्या होता है? नौ संचालन में हमारा सहायक होता है। जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। जल स्तर को क्या करता है? तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है, जिससे हमारा नाव जो जहाज होता है पानी वाला, वो सभी अपने तट पर किनारे पर आसानी से पहुंच जाता है। मछली पकड़ने में मदद, जब उच्च ज्वार आता है तो सारी मछली जो है तट पर बह करके आ जाती है, और फिर जब हटता है तो आसानी से लोग मछली यहाँ पर पकड़ लेते हैं। चलिए अब हम चित्र के माध्यम से समझेंगे उच्च ज्वार, निम्न ज्वार एवं बृहत ज्वार। चलिए इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि हम एक ही बार में तीनों को देख सकें। देखिए, तो ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये चंद्रमा है। ये तीनों एक सीध में नहीं है, तो लघु ज्वार आएगा। कैसा ज्वार आएगा? लघु ज्वार आएगा। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं, यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों जब एक सीध में है, तो कैसा ज्वार आएगा? बृहद ज्वार भाटा आता है। या चंद्रमा बीच में हो या पृथ्वी बीच में हो, तो इस दोनों कंडीशन में है क्या आता है? बृहद ज्वार भाटा आता है। याद रखना है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में हो तो उच्च ज्वार भाटा आता है। चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, इसकी बात की जाए तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। अब महासागरीय धाराएं के प्रकार की बात की जाए तो ये 2 प्रकार की होती है, गर्म एवं ठंडी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, गर्म एवं ठंडी। भूमध्य रेखा के निकट जो भी धाराएं चलती हैं वो गर्म होती हैं, और ध्रुवों के निकट जो हवाएं चलती हैं, धाराएं चलती हैं, वो ठंडी होती है। जिनको भूमध्य रेखा और ध्रुव समझ में नहीं आता है, वो एक बार इधर देखेंगे और समझेंगे। ये हमारा पृथ्वी है, और इसके बीच में 0 डिग्री अक्षांश जो है वो हमारा भूमध्य रेखा कहलाता है, और ऊपर और नीचे ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो इस क्षेत्र में जो धाराएं चलती है उनको हम क्या कहते हैं? वो कैसा होता है? उसका गर्म होता है, प्रकृति गर्म होता है। और जो यहाँ धाराएं चलती है, यहाँ इसका प्रकृति कैसा होता है?
ठंडा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठंडी धाराएं, ठंडी धाराएं, ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। उदाहरण के लिए लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न छपता है एग्जाम में कि लेब्राडोर कैसी जलधारा है, तो याद रखना है कि लेब्राडोर जो है वो हमारा ठंडी जलधारा है। अब है गर्म जलधाराओं की बात की जाए तो गर्म जलधाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करता है, किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करता है। स्थानीय सतह गर्म कर देता है। गर्म धारा क्या करता है? स्थानीय सतह को गर्म कर देता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा कि गल्फ स्ट्रीम जो है कैसी धारा है, ऑप्शन होगा गर्म धारा, ठंडी जलधारा है। तो याद रखना है कि ये जो होता है गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं हैं। नोट, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यानी ये हमारा पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव है। ये मान लिया जाए यहाँ पर ये दोनों ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जो है मिल रही है, तो इस क्षेत्र में मत्स्य पालन यानी मछली पालन सबसे अधिक किया जाएगा। देखिए अब चित्र के माध्यम से थोड़ा सा हम समझते हैं कि जितने भी महासागरीय धाराएं हैं वो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये हो गया हमारा लेब्राडोर, कैसी ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। कैनरीज धारा है ना, कैलिफोर्निया की धारा है, अलास्का की धारा है, उत्तरी प्रशांत अपवाह में, है ना। तो ये जितना भी ब्राजीलियन धारा है, फॉकलैंड धारा है, वेनेजुएला धारा है ना, ऑगलास धारा है, पश्चिमी वायु प्रवाह में देखा जाए पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा है। तो ये जितने भी, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्लीन कर देते हैं एक बार। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है और इसको आप हर हाल में याद करके रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको बार बार देखेंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा मैप के माध्यम से कि कौन सी जलधाराएं किस क्षेत्र में बहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अभ्यास प्रश्न। क्या है? अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न की बात की जाए तो जो एनसीईआरटी में हमारा डायरेक्ट प्रश्न दिया गया है मैं उन्हीं को लिखा हूँ। वह परिक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जल चक्र कहते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती है? गर्म। अभी तुरंत बता है गर्म है तो ये भूमध्य रेखा के निकट होगी और ध्रुव के निकट ठंडी जलधाराएं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? देखिए सिंपल सा चीज है, जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाएगा? ज्वार भाटा कहलाएगा। ज्वार मतलब उठना, भाटा मतलब गिरना। अब है मिलान करने वाला। क्या है हमारा? मिलान करने वाला। कैस्पियन सागर ये क्या है? विशालतम झील है। कैस्पियन सागर क्या है? विशालतम झील है। ज्वार भाटा जल में अधिक चढ़ाव एवं उतार, यानी जल का उतार चढ़ाव ही क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। सुनामी तीव्र भूकंपी तरंगे हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्च में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं हैं। देखिए ये हमारा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्रमुख झीलें एवं नदियां, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे आपको याद रहेगा। मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बता देता हूँ। पेनीपोंग झील, सुपीरियर झील, हिरोन झील, है ना, ये लोकेशन जो है मिसिसिपी नदी का है। ठीक है। अब है भूमध्य सागर, दुगनी, काला सागर, कैस्पियन सागर, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हुआंग हो जो चीन में है, हमारा डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग या ऑस्ट्रेलिया में नदी है। ये जो है हमारा अब है प्रमुख झीलें एवं नदियां थी। तो आज के लिए हम इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अध्याय 6 के साथ। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक, जिससे मुझे खुशी मिलती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अध्याय 6 जो है आपको डायरेक्ट सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो। चलिए तब तक इतना ही।